Good evening, Evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. कल की क्लास में हम लोगों ने हैमिल्टोनियन को लैग्रांजियन में और लैग्रांजियन को हैमिल्टोनियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने ये सीखा था, और आप लोगों को कुछ काम भी दिया था, आप लोगों ने किया भी होगा. फिलहाल हम उसके आगे बढ़ते हैं. एक टॉपिक बहुत पहले से छूटा हुआ था, मतलब छोड़ रखा था जानबूझकर. लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो जब लैग्रांजियन निकल जाएगा तो हैमिल्टोनियन भी इस वक्त ही निकाल लेंगे. तो इसलिए छोड़ रखा था कि दोनों एक साथ करवाएंगे. आप लोग एक साथ याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा. सबसे पहले तो अगर आपको पता हो तो चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वो होता है QE प्लस QB क्रॉस B. मेरी आवाज आ रही है सभी तक? Yes, sir. ठीक है. तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक QE फोर्स एंड लॉरेंस फोर्स QB क्रॉस B. ठीक लिखा है मैंने? सिंस वी हैव, आप जानते होंगे E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के डेल फाई माइनस डेल E ओवर डेल T. नहीं, क्या होता है? Del A over del T. डेल A ओवर डेल T. एंड B इज इक्वल टू क्या होता है? Curl of A. कर्ल ए. हाँ बेटा, पहला ही स्लाइड है ये. कर्ल ऑफ ए, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पढ़ी होगी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़ी होंगी, तो आप लोगों ने देखा होगा. इफ वी पुट दीज E एंड B, तो अपने को क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू क्यू, E की जगह लगाएंगे माइनस डेल फाई माइनस डेल A ओवर डेल T प्लस क्यू V क्रॉस V. ठीक है. तो यहीं से अगर हम Fx निकालें, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो कितना आएगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स अगर देखें तो कितना आएगा? Fx इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स. भाई डेल्टा फाई जो हो जाएगा वो माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स हो जाएगा. डेल ए ओवर डेल टी का एक्स कंपोनेंट प्लस क्यू, एक और निकला आपने, हाँ, क्यू बी क्रॉस डेल क्रॉस ए का भी एक्स कंपोनेंट. तो जो भी इनके एक्स कंपोनेंट्स आएंगे, क्योंकि डेल क्रॉस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए, ये कोई आसान तो है नहीं निकालना. दो बार डिटरमिनेंट लगाओगे तो निकलेगा. ठीक है. ये सब निकालने के बाद जब आप Fx को रीअरेंज करोगे, आफ्टर रीअरेंजिंग आपको जो मिलेगा Fx क्या मिलेगा? माइनस डेल ओवर डेल एक्स क्यू फाई माइनस क्यू ए डॉट बी प्लस डी ओवर डी टी ऑफ डेल ओवर डेल एक्स डॉट क्यू फाई माइनस क्यू ए डॉट बी. ये आप रीअरेंज करने के बाद आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं. थोड़ा लेंदी पड़ता है, टाइम लगेगा अगर हमें प्रूफ करना होगा, काफी सारा लिखना पड़ेगा. लेकिन आप किसी भी बुक में देख लेंगे तो आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है. ठीक है. तो यहां से आप ये अंदाजा लगाएंगे कि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डी ओवर डी टी डेल यू ओवर डेल एक्स डॉट की फॉर्म में लिख सकते हो. वेयर सिमिलरली एफ वाई अगर देखें तो सेम एफ वाई भी लिख जाएगा. एंड एफ जेड भी ऐसे ही लिख जाएगा. ठीक है. यहां पर यू क्या है? क्यू फाई माइनस ए डॉट बी is velocity dependent
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू पाई माइनस ए डॉट बी, इट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है यहाँ तक? देख ले पीछे वाली स्लाइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, तो लैग्रांजियन क्या हो जाएगा? लैग्रांजियन इज इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस वी। सो लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू फाई माइनस क्यू, या तो क्यू बाहर ले लो, क्यू पाई माइनस क्यू एक फाई ए डॉट बी, या तो ऐसे याद कर लें या अंदर ले जाके याद कर लें, एक ही बात है। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू फाई प्लस क्यू ए डॉट बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई कुछ पूछना चाहता है? बैक स्लाइड कर देता हूं। ऑलरेडी ये वाला फार्मूला तो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए फार्मूला कौन सा आता है। ये फार्मूला आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर हम इसको हैमिल्टोनियन भी कर लेते हैं। हैमिल्टोनियन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अच्छा चलिए यहाँ पे एक दो एनालिसिस और कर लेते हैं। जब आप जनरलाइज मोमेंटा बताएंगे, चार्ज पार्टिकल का जनरलाइज मोमेंटम px इज इक्वल टू हाउ मच? डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। अगर मैं इसको v स्क्वायर को x डॉट स्क्वायर लिख लूं तो कितना आ जाएगा? mx डॉट ही तो आ जाएगा, है ना? और यहां से कितना आएगा कोई बताएगा? क्यू ए। सिमिलरली p बाई डेल एल ओवर डेल बाई डॉट m बाई डॉट प्लस क्यू ए। सिमिलरली क्यू ए एक्स आएगा बेटा, क्यू ए नहीं, यहाँ पे ए वाई आएगा और पी जेड में आएगा डेल एल ओवर डेल जेड डॉट एम जेड डॉट प्लस क्यू ए जेड। इज इट? इफ यू कंबाइन दीज थ्री देन हाउ कैन यू राइट पी? पी कैसे लिखोगे आप भैया? इसकी आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी के कैप से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? पी, और ये बन जाएगा एम बी प्लस क्यू ए। यही तो हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप समझे कि हियर इट इज क्लियर दैट P इज नॉट इक्वल टू एम बी। P इज नॉट इक्वल टू एम बी। जबकि आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा कि P जो होता है वो किसके बराबर होता है? एम बी के बराबर। तो व्हाट अबाउट एम बी? भाई चलो जनरलाइज मोमेंटा तो हो गया एम बी प्लस क्यू ए, लेकिन फिर ये एम बी के बराबर आया नहीं। तो एम बी क्या पढ़ा था फिर हम लोगों ने पहले? तो आपको बता दूं, देयर आर टू टर्म्स, वन इज मैकेनिकल मोमेंटा, अदर वन इज जनरलाइज मोमेंटा। मैकेनिकल मोमेंटा इज ऑलवेज इक्वल टू mb, however जनरलाइज मोमेंटा may be mb, may not be mb. in case of generalized, in case of velocity dependent potentials, it is not equal to mb. so ये रिमार्क हम लिखेंगे आगे वाले पेज पे। पहले आप लोग ये सारा चीज लिख लें। that is for
velocity dependent potential P is not equal to mv। और यहीं पर मैं लिखता हूं जनरलाइज मोमेंटा की जगह हेडिंग डालता हूं मैकेनिकल मोमेंटा। मैकेनिकल मोमेंटा क्या होता है? मैकेनिकल मोमेंटा इज P is equal to mass into, so in mostly cases generalized momenta is equal to mechanical momenta. However, for velocity dependent potentials P is not equal to mv. In general you can say कि generalized momenta may be equal to mv, may not be equal to mv, depending on the behavior of generalized potential. Am I correct? समझ गए होंगे? यस सर। एक चीज यहाँ पर और आपको बता दूं, एक नोट और बहुत इंपॉर्टेंट नोट, दूसरे कलर से लिखता हूं। किसी को, आप लोगों को ये पता है कि पोटेंशियल्स के लिए गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था? GAUG फॉर A and phi। ये समझ रहे हो ना? वेक्टर पोटेंशियल और phi मींस स्केलर पोटेंशियल। किसी को याद है? A dash is equal to A plus del phi। हाँ, A dash is equal to A plus del phi। A plus del phi A और plus any scalar, A plus gradient of any scalar। And phi dash is equal क्या to phi। समझते हैं आप लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन से? गेज ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? आपको बताया था ना गेज ट्रांसफॉर्मेशन लैग्रेंजियन के लिए। ए को अगर मैं रिप्लेस कर दूं A प्लस, इससे क्या बताया आपने? डेल लैम्डा, इस तरीके से, है ना? और फाई को रिप्लेस कर दूं अगर फाई माइनस डेल ओवर डेल टी, ऐसे कुछ ना? इसी तरीके का तो होता था। कुछ भी लिख दो आप। वहां क्यों नहीं लगाया? और ये लाइट भी वहां क्यों नहीं लगाई? बेटा ये आवाज बंद रखें। तो इसमें आपको पता होगा इस गेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, अंडर दिस गेज ट्रांसफॉर्मेशन ई और बी बदलते हैं क्या? नहीं, नो सर। नो सर। ई और बी नहीं बदलते। ई और बी नहीं बदलेंगे अगर, तो एफ बदलेगा क्या? नो सर। नहीं बदलेगा। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन लैग्रेंजे आइलर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ही बात है, रिमेन्स इनवेरिएंट। ठीक है? एक ये चीज बहुत पूछी जाती है, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब हेडिंग लिखो आप लोग। क्या ये लिख ले फटाफट। अब लिखे हैमिल्टोनियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन EM फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल EM फील्ड में हैमिल्टोनियन। अब बेटा कुछ पूछ रहे हो आप? बार बार आवाज आ रही है, कुछ पूछना चाह रहा है कोई? सर नेक्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए। अच्छा बेटा, थैंक यू सर। गेज ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा सुन लें आप लोग। रोशनी, गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये आप लोगों ने EMT में पढ़ा होगा। और गेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर ए को इस टर्म से रिप्लेस कर भी दें, फाई में अगर इतना जोड़ भी दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन पे इस गेज ट्रांसफॉर्मेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, सिंस वी हैव लैग्रांजियन, लैग्रांजियन आपके पास है, यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। Now find Hamiltonian. This is your question.
आप अपने तरीके से, जैसे कल मैंने आप लोगों को सिखाया था लैग्रांजियन अगर पता हो तो कैसे हैमिल्टोनियन निकालते हैं, आप लोग निकाले फटाफट। तरीका आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कैसे करना है, वही आपको अपनाना है। अभी अपने पास एक और चीज भी है, अभी पीछे ही निकाला था, ई एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डॉट प्लस क्यू ए एक्स एंड सो ऑन। जरूरत पड़े लगाएंगे, ठीक है। क्या चलो एंड सो ऑन भी क्या लिखे, हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू कितना होता है, q डॉट p मींस x डॉट px y डॉट py z डॉट pz समेशन q डॉट pi होता था ना, q डॉट i pi माइनस l की वैल्यू यहाँ डाल दें और यहाँ पे px py pz की वैल्यू डाल दें, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mx डॉट स्क्वायर प्लस q ax x डॉट प्लस m by डॉट स्क्वायर q a by ax डॉट, सॉरी बाई डॉट m z डॉट स्क्वायर q a z z डॉट माइनस लैग्रांजियन लिख दें। आप लोग अपनी कॉपी में करें, मेरे को तब देखें जब आपका निकल आए रिजल्ट। हाफ एम बी स्क्वायर प्लस क्यू p माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर बाई एस एम प्लस क्यू 5। यही आया। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर अपॉन 2 या हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन अप्रोप्रिएट हैमिल्टोनियन वो होता है जो p के टर्म्स में बताया गया हो। तो b बराबर क्या आएगा यहाँ से, b इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, p माइनस क्यू ए अपॉन m। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू ए होल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस क्यू 5। कितना छोटा सा आया है, आप लोग बड़ा आसानी से याद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं आई है। नोट कर लें और याद कर लें अभी के अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता रहा हूँ, मतलब बहुत बार आएगा ये, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ईएमटी में भी आप लोगों को जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है उसमें बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि अभी नहीं, जब आप लोग पीएचडी कोर्स वर्क वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसको एक बार और मैं कर दूं, इस समय गड़बड़ हो गया था कुछ। ठीक है यहाँ तक। पिछला स्लाइड दिखा दीजिए। हम्म, नेक्स्ट स्लाइड क्या करना है। थैंक यू सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कैसे लैग्रांजियन पूछा जाएगा। तो हम लोग लैग्रांजियन वाले में जाते हैं पहले। तो जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये मैंने छोड़ दिया था आप लोगों को ऊपर। पहला क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट, करवा दिया था, लेकिन वही है ना, एम बी प्लस क्यू फाइव क्यू ए, यही तो हो जाएगा जनरलाइज मोमेंटम। ये देखिए ये आठवां क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, हालांकि दिखा रहा हूँ थोड़ा जाना पहचाना सा लगेगा, ये लैग्रांजियन करवा दिया है क्वेश्चन, लेकिन लैग्रांजियन आया हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको जाना पहचाना सा लगेगा हाँ देखा देखा सा है। और आगे आ जाए, और आगे आ जाए, इसमें तो है नहीं, आगे होगा।
ये देखिए आप, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी, सेकंड क्वेश्चन में वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है, पीएमबी के बराबर नहीं आया था, हालांकि करवा दिया है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे हमारे बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करवाया था, वही वाला फार्मूला जो अभी ड्राइव भी किया है एक तरीके से, वो है ये। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सातवां क्वेश्चन, ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 एंड चार्ज q इज मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ऑफ लैग्रेंजियन। तो बता सकते हो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए नहीं करेक्ट है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को कल मैंने प्रूव करवाया था, माइनस m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। याद आया? यस सर। नहीं याद आया तो वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहीं पर एक हेडिंग और छोटा सा लिख देता हूँ, Lagrangian of a charge particle Lagrangian of a relativistic charge particle in electromagnetic field। ठीक है, तो सीधा सीधा है, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को बता रखी है माइनस m0 c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी अभी निकलवाई क्या, qa ना q फाई माइनस qa डॉट b। तो यहाँ से लैग्रेंजियन क्या आ जाएगा, माइनस m0 c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस qa सॉरी माइनस qa प्लस qa डॉट b। नहीं समझ में आई? अब ये कहाँ से आया, ये कल वाली क्लास में जो जो होंगे उन्हें पता होगा। कोई बता सकता है हैमिल्टोनियन क्या होगा? इसी का अगर हैमिल्टोनियन लिखूं तो प्लस में आ जाएगा साइन सर। नहीं सर, वो आएगा ना सर, अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर, ये सर वो आएगा p अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस q5 माइनस qa डॉट b। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बताया। क्या काइनेटिक एनर्जी वो हैमिल्टोनियन डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके कल दिखाया था आप लोगों को, अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c रेज़ टू द पावर 4 और प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने ही है q5 माइनस qa डॉट v। सब याद रखोगे? याद क्या रखना है, केवल एक चीज याद रखनी है, याद रखना है केवल ये ऊपर वाला फॉर्मूला, बाकी सब तो अपने आप हो जाएंगे। लिख लें इसको भी, लिख लिया? लिख लिया? यस सर। चलिए, तो आप तो सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे कोई देख लें इस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये देखिए आप आ गया, लैग्रेंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका 36वें का? ऑप्शन ए। ए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो यहाँ वाले क्वेश्चन अभी एक आध दुक्का छूट रहे हैं तो वो होंगे नहीं अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा धैर्य रखें जरूर, धैर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। अगला 42 नंबर आप देखें, आप क्वेश्चन अब आप दे पाएंगे आंसर। 42 नंबर ये उठा ले रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो उसमें ये थोड़ी देख के आता है। दिख रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चन नंबर 42 असाइनमेंट नंबर लैग्रेंजियन का है, लेवल 2 का असाइनमेंट नंबर आप लोग देख लेना कौन सा है, मैं भूल गया। 3। हाँ 3 है? यस सर। हाँ चलो अब आंसर दो, छोड़ो ये बात। लैग्रेंजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, लेवल 2 का है। हाँ, लैग्रेंजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अप्लाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय दिस, ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल corresponding which of the following is correct? The canonically conjugate momentum of particle P is equal to mv, is it correct? रॉन्ग है सर। Wrong। अब बता पा रहे हो ना ये? अगर आप ये सोचोगे कि ये उसी समय बता देते तो नहीं बता पाते इस क्वेश्चन का आंसर। अब हैमिल्टोनियन का भी जिक्र इस सवाल में है ना, तो जब तक आप हैमिल्टोनियन नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। क्या हैमिल्टोनियन सही लिखा हुआ है? नो सर। देखो कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं गड़बड़ है? यस सर। नहीं है, आप करके देखो, तोड़ उड़ के देख लो, तब भी ये नहीं आएगा।
अगला, L remains unchanged under gauge transformation of potential. ये अभी करवाया मैंने. सही ये सी सही है गलत है? सही है सर. सी गलत है भाई. L remains unchanged लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए था इक्वेशन ऑफ मोशन remains unchanged. कब होता सी? अरे क्या लिखा है? अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज लैग्रेंजियन इक्वेशन रिमेन्स इनवेरिएंट. लैग्रेंजियन तो बदल ही जाता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदलती है. लेकिन लैग्रेंजियन किस तरीके से बदल गया होगा जरूर, जिससे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदली होगी. एल में क्या जुड़ गया होगा, इस वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदली होगी. टोटल डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन व्हिच इज फंक्शन ऑफ आर एंड टी. इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है. आप देखो ध्यान से, देखो गलत कह रहा हूं क्या? पढ़ो. अंडर ए गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एल चेंजेस बाय ए टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ आर एंड टी. तभी तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदलती है. सहमत है? यस सर. चलिए और देख लेते हैं. और तो मुझे लगता है इसमें कोई नहीं है. अच्छा, हैमिल्टोनियन के जरा क्वेश्चन देख लें जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जिक्र है. सर मतलब यहाँ पे लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन खत्म हो जाएगा. हाँ क्या करें? मतलब अगर इतना आता होगा तो इससे लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन हो जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. अभी लैग्रेंजियन अभी हैमिल्टोनियन में बहुत कुछ बाकी है. हाँ बोलो बेटा, एक बार और बोलो. नहीं सर, हो गया कंफ्यूजन. चलो कोई बात. ये देखो आप, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स का एक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा वाला कह रहे हो आप? मोनालिसा 21 वाला कौन सा क्वेश्चन, कौन सा असाइनमेंट था? 21 असाइनमेंट 3 लेवल 2. ये बेटा अभी नहीं होगा, अभी रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं करो. ये वाला अभी तब तक नहीं होगा. चलो मैं इसको निकाल के रख ले रहा हूँ, जिससे कि अभी मैं एक एक करके सब दिखाता. वैसे ये वाला वैसे अभी होगा नहीं आपसे, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है. ये मैं आगे डाल ले रहा हूँ. हो जाएगा, आज ही करवा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते. सर 34 नंबर. किसका 34? लेवल 2 का सर, असाइनमेंट 4. ये वाला नहीं सर, ये नहीं. हाँ नहीं सर, ये नहीं. हैमिल्टोनियन डायनामिक्स सर. बेटा अभी अपनी मत क्वेरीज पूछो, अपनी क्वेरीज मत पूछो प्लीज. पहले हमें बोलने दो, उसके बाद अपनी बातें बोलना. हम बोल तो नहीं, एक बार आप लोग अपनी बात ना बोले प्लीज अभी. मतलब आपके डाउट्स हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हमें बोलने दो. जरा हैमिल्टोनियन डायनामिक्स का असाइनमेंट नंबर 4 और लेवल 1 का ये है. दिख रहा है आप लोगों को? इसमें केवल वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जिसमें वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल इन्वॉल्व है. ध्यान से देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन. वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है ना इसमें भी, है कि नहीं है? आर की जगह पे आ गया है, आर की जगह पे आ गया है, बस. और क्या है? तो आंसर बता दो डायरेक्ट. 5 है नहीं तो आपको ये बताने में कोई गोलेज नहीं होगा. ए ऑप्शन सही होगा. नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ये काम जल्दी किया जा सकता है, अपेक्षाकृत जल्दी, है ना? ऐसे ही ये भी वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल का ही है, हालांकि ये हो गया होगा. आगे हमारे पास, हाँ ये देखें आप, ये हो चुका है. इधर तो है नहीं कोई. चलिए इसमें और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हालांकि हो गया होगा आप लोगों से, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल वैसा ही तो है जो अभी करके हटे हैं. आर की जगह ए है और बी की जगह क्यू 5 था, नहीं था? तो आंसर मुझे लगता है बी. ऐसे ही बता दोगे डायरेक्ट, क्या कहते हो? सर सॉल्व करके बताइए. ये वाला, ये बेटा अपने आप करना. मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही लैग्रांजियन है. हाफ एम बी स्क्वायर माइनस क्यू 5 प्लस क्यू ए डॉट बी. तो हैमिल्टोनियन भी वैसा ही होगा, 1/2m p माइनस क्यू ए होल स्क्वायर प्लस डी आर ऑफ क्यू 5. ठीक है, आगे बढ़े. ये क्वेश्चन नंबर 9 देखें. हैमिल्टोनियन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्टली बता सकते हैं आप लोग, ए ऑप्शन करेक्ट होगा. सभी क्वेश्चन डायरेक्टली बता सकते हैं.
कौन सा बेटा, क्या कह रहे थे आप? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? वो कह रहे अभी डायरेक्ट आते हैं कुछ। हाँ, ये डायरेक्ट बताना मतलब निकाल तो लेते ही होगे आप लोग, लेकिन डायरेक्ट अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। चलिए कोई नहीं, बाकी से रिलेटेड तो क्वेश्चन बाद में ही होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का कन्वर्जन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन हम लोगों ने सीख लिया। अब बात आती है हैमिल्टन इक्वेशन की, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप हैमिल्टन इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। हैमिल्टोनियन आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको हैमिल्टोनियन पता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन। तो अक्सर जब भी आपको प्रॉब्लम करने को आती है तो आप हैमिल्टन इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन रेयरली निकालते हैं, क्योंकि लैग्रांजियन से पहले हैमिल्टोनियन में आओ फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, जो कि बहुत अच्छी वो नहीं रहता है, मतलब फालतू की स्टेप्स बढ़ाने वाली बात है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए इतना लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हैमिल्टोनियन से निकालनी है तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रांजियन जो होता है वो आपको पता ही है, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल, या अगर माइनस वाला लिखें तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा होता है। और करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन कल आप लोगों को निकलवाया भी था, H इज इक्वल टू कितना था, पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2L 2ml स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। ये है हैमिल्टोनियन। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा कैसे निकालेंगे? तो अपने को डेल एच ओवर डेल पी थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा डॉट, डेल एच ओवर डेल पी इज इक्वल टू क्यू डॉट। तो यहाँ से डेल एच ओवर डेल पी थीटा इज इक्वल टू पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर आ जाएगा। एम आई करेक्ट? और दूसरी इक्वेशन जो होती थी डेल एच ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस पी थीटा डॉट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल एच ओवर थीटा, डेल एच ओवर डेल थीटा आ जाएगा माइनस mgl sin थीटा। नहीं, सिर्फ mgl आ जाएगा बेटा, mgl sin थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस पी थीटा की जगह पे अगर आप लगाएंगे तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। वही इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी जो आप लोगों ने लैग्रांजियन से निकाली थी, जो आप लोगों ने लैग्रेंज आयलर इक्वेशन से निकाली थी। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि हम ये काम करने के लिए हैमिल्टोनियन नहीं बनाए। हैमिल्टोनियन हम इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का एक दूसरा जरिया मिल जाए। हालांकि हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम निकालेंगे नहीं। मैंने सिर्फ एक प्रैक्टिस आपको करके दिखा दी है कि ऐसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली जा सकती है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे। हमेशा हम लैग्रेंजियन से ही निकालते हैं, उसी से निकाल लेंगे। लेकिन हैमिल्टोनियन से हम और चीजें क्या कर सकते हैं वो दिखाते हैं। इतना नोट करें जरा। सर हाँ बेटा, सर जो ये वाली क्वेश्चन होती है थीटा डबल डॉट जी बाय, आपने इसका सॉल्यूशन एक बार से निकलवाया था सर हमें कि मतलब थोड़ा पावर सीरीज मेथड से। सर ये भी लार्ज ऑसिलेशंस के लिए ट्रू है ना? हाँ, अगर साइन थीटा को थीटा थीटा रहने देते हैं, स्मॉल ऑसिलेशन हो गया, अगर साइन थीटा रहने दे फिर किसी भी ऑसिलेशन के लिए ट्रू हो जाएगा। हाँ वो तो फिर किसी भी ऑसिलेशन के लिए ट्रू हो जाएगा, लेकिन वो इफेक्टिवली किसके लिए होगा? होगा तो लार्ज ऑसिलेशन के लिए ही। ओके सर, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए तो थीटा में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? नहीं नहीं, मतलब वैसे वो सबके लिए होगा, स्मॉल के लिए भी होगा, लार्ज के लिए, वो जनरलाइज मतलब एक तरीके से टर्म है। लेकिन इफेक्टिवली लार्ज ऑसिलेशन के लिए होगा। इफेक्टिवली तभी इफेक्ट उसके अदर टर्म्स का आएगा जब लार्ज ऑसिलेशन का जिक्र करेंगे। ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हैमिल्टोनियन लेवल 2 का क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन है कि सिस्टम इज गवर्न बाय हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन इज गिवन where a and b are constants and px py are momenta conjugate to x and y respectively for what value of a and b
will the quantity px minus 3y and py plus 2x be conserved? अब इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें हैमिल्टोनियन दिया हो, तो सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट की पहली अप्रोच एक होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हैमिल्टोनियन आपके पास है, तो आप सबसे पहले हैमिल्टन इक्वेशन लिख लें, उसके बाद ही आपको पिक्चर क्लियर होगी। अदरवाइज आप सोचते रहोगे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे निकालूं, कैसे निकलेगा, ये पता नहीं कैसे होगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करो, सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप सबसे पहले हैमिल्टन इक्वेशन लिखें। हैमिल्टन इक्वेशन क्या है अगर आप देखें तो del h over del px इज इक्वल टू x डॉट, यही तो होगी, और del h over del py इज इक्वल टू y डॉट, del h over del x इज इक्वल टू माइनस px डॉट, और del h over del y इज इक्वल टू माइनस py डॉट। ये तो आप मिनिमम निकाल ही लो तुरंत बिना देर करे। तो आप बता सकते हो del h over del px कितना आएगा? px माइनस a बाई इज इक्वल टू x डॉट, और del h over del py कितना आएगा? p बाई माइनस bx इज इक्वल टू y डॉट, del h over del x कितना आएगा? del h over del x माइनस बी py minus bx इज इक्वल टू माइनस px डॉट, और del h over del y माइनस ए px माइनस ए। ठीक है। अब इन्हीं चार इक्वेशन से आपको खेलना है, जो करना है आपको यहीं से मिलेगा आंसर, इसके अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस स्टेप में आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, इसकी वैल्यू कितनी है? y डॉट y डॉट है, सबसे पहले ये लगा लो, हो सकता है इसी से आंसर मिले। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, b बाई डॉट इज इक्वल टू px डॉट हो गया है ना। तो यहां से px माइनस b बाई बराबर कांस्टेंट नहीं लिख सकता हूं, px माइनस b बाई बराबर कांस्टेंट, और इंटीग्रेट कर दूं यस सर। या फिर इधर ले आओ उठा के b बाई डॉट को, उसके बाद टोटल का डॉट लगा के d ओवर dt लिख दो, उसके बाद डायरेक्ट लिख दो, नहीं लिख सकता। तो एक तो ये मिला हमें, ऐसे ही ये बताओ जरा, जगह कम है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर। यहां से बताओ कि क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? एक्स डॉट x तो कितना आ जाएगा बताओ? p by minus a x is equal to constant p बाई माइनस a x। इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या कहोगे? और इसमें पूछा क्या गया है सवाल में कि किन a और b की वैल्यू के लिए ये और ये कांस्टेंट होंगे, तो बताओ दे b इसकी option वैल्यू क्या होनी चाहिए? a equal to 3। -2, yes sir minus और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब क्या करो ना, px माइनस b बाई कांस्टेंट है, इसमें कह रहा है px माइनस 3 बाई कांस्टेंट है, तो b का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, इसका मतलब a -2 और b 3, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। सही नहीं है, समझ में आया? अब आप सोच रहे होगे ये कैसे किया। अगर इस सवाल में यहाँ 3 की जगह 4 होता और यहाँ 5 होता, यहाँ 100 होता, यहाँ पे 20 होता, यहाँ पे कुछ भी होता, वही तो आंसर होता। क्योंकि आपने तो यही प्रूव कर लिया ना कि px माइनस b बाई कांस्टेंट है और p बाई माइनस ax कांस्टेंट है। सही है। क्वेश्चन अच्छा तो तब बनता, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था, 5 नंबर का आया था, हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा तब बनता जब ये पूछा जाता कि कौन कौन से कांस्टेंट ऑफ मोशन होंगे, और उसमें ऑप्शंस होते px माइनस b बाई और p बाई माइनस ax। क्यों? क्योंकि अगर आप तुक्का लगाते हैं ना तो बिल्कुल गलत हो जाता है। कैसे? आप बता सकते हो कि इसमें अगर जरा सा भी तुक्का लगाने की कोशिश करें, ये क्या लिखा हुआ है, ये p बाई माइनस bx आ क्या रहा है? p बाई माइनस ax, और ये क्या है? px माइनस a बाई आ क्या रहा है? px माइनस b बाई y माइनस ए एक्स। तो कहने का मीनिंग ये है, अगर आपने डायरेक्ट इसको देखकर अंदाजा लगाया तो फिर गलत हो जाएगा। विदाउट सोल्यूशन आप लोग इसको अप्रोच करोगे, गलत हो जाएगा। नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर इसका कम्यूटेटर लेकर सर कर नहीं सकते? क्या? इसका कम्यूटेटर लेकर सर कर नहीं सकते जो हम लोग क्वांटम में करते हैं? मैंने आपको नहीं बताया, पढ़ाऊंगा जिस दिन तो ये भी बताऊंगा कि हाँ इसको वैसे भी कर सकते है ना।
देखो मैं तो ये मान के पढ़ाता हूँ, टाइम डेरिवेटिव से कर सकते आगे की चीज नहीं पता। हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? ये तो क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव लेकर भी कर सकते हैं ना। हाँ करने को कर सकते हैं, लेकिन उसे कम्यूटेटर नहीं बोलते बेटा, पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं। हाँ सर पॉइजन। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, कल की क्लास में पॉइजन ब्रैकेट ही स्टार्ट करूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही सुंदर उम्दा क्वेश्चन आया था, और ये मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। आपके पास हैमिल्टोनियन गिवन है, दिख रहा है आप लोगों को? सबसे पहला आप क्या काम करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो फटाफट। डेल एच ओवर डेल पी इज इक्वल टू हाउ मच? क्यू डॉट। क्या बता सकते हैं कितना होगा? और डेल एच ओवर डेल क्यू माइनस इज इक्वल टू पी डॉट। तो यहां से ये कितने के बराबर आ जाएगा? पी डॉट डेल एच ओवर डेल क्यू कितना आ जाएगा? माइनस 2qp स्क्वायर। सही बोल रहा हूं नहीं? नाउ यू हैव टू इक्वेशंस। अब आपको सारा काम इन्हीं से करना है, सारा काम आपको इन्हीं से करना है। क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कुछ तो मिलेगा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? dq अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस q अपॉन p। एम आई करेक्ट? और अगर यहां से आप देखो तो p dq प्लस q dp इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब dpq या qp इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब qp इज इक्वल टू क्या होगा? सम कांस्टेंट। qp इज इक्वल टू कांस्टेंट। q और p की मल्टीप्लाई किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है बी ऑप्शन गलत। देखो आपको भी दिख जाएगा, बाकी सब में p और q की मल्टीप्लाई किसको दे रही है? कांस्टेंट दे रही है। ध्यान से देखो, एक पावर प्लस है, एक पावर माइनस है, एक पावर प्लस है, एक पावर माइनस है, लेकिन एक में दोनों पावर नेगेटिव है। चलिए एक तो रिमूव हुआ कम से कम। अब पी क्यू बराबर कांस्टेंट है, अगर मैं पी क्यू बराबर कांस्टेंट रख दूं तो क्यू डॉट कितना आएगा? इक्वेशन 1 बिकम क्यू डॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू के है तो 2kq। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोग खूब अच्छी तरह जानते होंगे। इंटीग्रेट कर दें, क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा नहीं? ऐसे ही तो आ जाएगा। और इक्वेशन 2 क्या कहेगी? यही तो कहेगी। इसका मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, p इज इक्वल टू कितना आएगा? c3 e रेज़ टू द पावर माइनस 2kt। यही तो आएगा। अब pq बराबर क्या है? सिंस pq बराबर क्या है? k, तो c2 c3 किसके बराबर होगा? k के बराबर। एक्चुअल में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि सारा कांस्टेंट का ही खेल है। अब ये देखो कौन सी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, कौन सी नेगेटिव। q इज इक्वल टू मतलब इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट, इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट k है, उसका दुगना यहां चढ़ा होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ इसका। अब छांट लो आप, इसका प्रोडक्ट कितना है? a, इसका दुगना ऊपर चढ़ा होना चाहिए। है चढ़ा हुआ? p में माइनस है, p में माइनस है, q में प्लस है, q में प्लस है। पहला ऑप्शन ही सही आ रहा है। बाकी जरा दूसरों का देखो, ये देखो इसका प्रोडक्ट कितना हुआ है? a स्क्वायर अपॉन b, जो कि नहीं है। इसका ऑप्शन देखे 2a स्क्वायर अपॉन b, ये भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है। मतलब कहने का मीनिंग ये है ये ऑप्शन गलत है, ये सब गलत है। मतलब ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन ए इसका। सर हाँ बोलो बेटा। स्टार्टिंग में आपने जो p डॉट अपॉन p डॉट किया ना, हाँ इज इक्वल टू माइनस p अपॉन q आ रहा है। सर ये नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए एक लाइन। क्या हुआ? ये लाइन नहीं समझ में आई? पहले जो बच्ची बोल रही थी वो बोले। डेल एच ओवर डेल पी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? हो गया 2p स्क्वायर और माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू, ये तो ये आ गया। दोनों को डिवाइड करा तो डी क्यू अपॉन डी पी इज इक्वल टू आ गया पी क्यू अपॉन पी माइनस का। इधर उधर ले गए, इधर उठा के ले आए। ये पी क्यू बराबर कांस्टेंट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद पी क्यू की जगह के लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो पी क्यू की जगह के, तो कितना आ जाएगा? क्यू डॉट इज इक्वल टू 2kq। यहाँ हो जाएगा पी डॉट इज इक्वल टू माइनस 2kp।
इसका सोल्यूशन होगा e रेज़ टू द पावर 2kt, इसका सोल्यूशन होगा e रेज़ टू द पावर माइनस के 2kt और कांस्टेंट अलग से होंगे। C1 C2 C2 C3 का प्रोडक्ट k के बराबर होना चाहिए, इस हिसाब से अंदाजा लगाना होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में कांस्टेंट का ही फर्क है बस, बाकी देखने में तो सब एक जैसे ही हैं। नहीं समझ में आया अभी भी? सर अब जो बच्चा बोल रहा था वो बोले। हाँ सर मैं कह रहा था कि सर जो वो वाला स्टेप है, जो ये थर्ड स्टेप है dq/dp वाला, इसको सर हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सर जो h है वो q और p का फंक्शन है, तो सर h भी तो एक कांस्टेंट होगा, तो वहां से qp √h आ जाएगा, तो वो अपने आप में एक कांस्टेंट मान लेंगे, तो सर हमें ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा ना? h जो है एक कांस्टेंट है, क्योंकि सर क्योंकि qp है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड हाँ बिल्कुल सही बात है, तब भी कह सकते हो आप qp = h लिखना चाह रहे हो ना? हाँ सर, और फिर यही हाँ, कांस्टेंट बन गया, आप बिल्कुल सही है, तब भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हमें ये लिखनी पड़ेंगी, सर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने ही। हाँ सर वही लिखनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि अगली स्टेप तो लिखनी पड़ेगी ये वाली। ये वाली यहाँ से सर कर लेंगे। यस सर। हाँ, तो इसीलिए वो अपनाया नहीं तरीका, बाकी आपकी इच्छा है कैसे भी करो, सही कह रहे हो आप, लेकिन जो भी करो। किसी और को कोई समस्या दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वो हम करवाएंगे। पहले आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत दिनों से अवेटिंग है और आप लोग जानना भी चाहते हैं, साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। सर आप और क्वेश्चन लेंगे क्या इस टॉपिक के? बेटा अभी इसी के टॉपिक के चल रहे हैं, टॉपिक अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, सब मिक्स है आपस में, ठीक है ना? अभी जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स किन्हें बोलते हैं? तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। If a coordinate is not present in Lagrangian explicitly, then corresponding generalized momenta is a constant of motion. Generalized momenta is a constant of motion. These missing coordinates are called as क्या लिखा है? are called as cyclic coordinates. कहाँ पे बेटा समझ में नहीं आ रहा है? प्रेजेंट इन लैग्रेंजियन लिखा है। लैग्रेंजियन बेटा लिखा है, called as cyclic coordinates. तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स जो है या इग्नोरेबल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो लैग्रेंजियन में एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं होते। उनका महत्व है क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटा होता है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, और हम अगर ये पता चल जाए कि हमें ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उससे काफी आसान हो जाता है सिस्टम को डिस्क्राइब करना। जैसे इस बात का एक्सप्लेनेशन देखें, प्रूफ। if L is equal to, for example, Q1 है, Q2 है, एंड so on so forth, QI minus 1 है, फिर QI plus 1 है, मतलब QI मिसिंग है, एंड so on so forth, Q1 डॉट है, Q2 डॉट है, एंड so on so forth, T है, सब है, बस कौन मिसिंग है? QI मिसिंग है, QI नहीं है। देन डेल L ओवर डेल QI इज इक्वल टू कितना होगा? 0। सिंस Lagrange-Euler इक्वेशन फॉर QI अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? d ओवर dt ऑफ डेल L ओवर डेल QI डॉट माइनस 0 बराबर 0। इसका मतलब डेल L ओवर डेल QI डॉट इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसका प्रूफ है, और कोई ऐसा बहुत नया खास तो प्रूफ है नहीं, ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूं। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन में प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम बोलते हैं क्या? साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े।
साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हम देखते हैं। इफ क्यू आई इज पोजिशनल कोऑर्डिनेट है ना, अगर क्यू आई क्या हो, हेलो आवाज आ रही है? Yes, sir. हो गया। If qi is positional coordinate like x, y and z टाइप, इस टाइप का कोई भी कोऑर्डिनेट है and so on so forth, is cyclic in Lagrangian, then linear momentum, that is x dot, y dot, z dot etc आर नहीं एम भी लगाना पड़ेगा, एम एक्स डॉट एम वाई डॉट या पी एक्स लिख लेना, पी एक्स पी वाई पी जेड एंड सो ऑन सो फोर्थ आर कांस्टेंट ऑफ मोशन। दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल सिमेट्री। This is due to translational symmetry. This is called as homogeneity of space. Homogeneity of space. तो इसको हम लोग बोलते हैं homogeneity of space. अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा फिर कहूंगा, धैर्य बना के रखें, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। दूसरी बात देखिए, इफ क्यू आई इज एंगुलर पोजिशन, क्यू आई इज एंगुलर कोऑर्डिनेट या एंगुलर पोजिशन लाइक theta, phi, etc. is cyclic in Lagrangian, then angular momentum, that is Lx, Ly, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, या इसको हम लोग P phi, कुल मिला के angular momentum etc. are constant of motion. This is due to rotational symmetry. Or this fact is called as isotropy of space. इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप लोग लिखते रहें। लिखते रहे आप लोग। एल थीटा नहीं बोलते उसको, नोटेशन एल एक्स एल वाई एल जेड से देते हैं ना। अरे नोटेशन पे मत जाओ, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम है, आप पी थीटा भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, नोट कर ले। अगला लिखे
if a coordinate is cyclic in Lagrangian, then it is also cyclic in Hamiltonian. H is equal to क्या होता है? Q dot P minus L. अगर L में नहीं होगा तो H में भी नहीं होगा, क्योंकि इस टर्म में तो कुछ है नहीं, क्योंकि Q dot P में तो Q है ही नहीं। या फिर और अच्छा लिखना तो ये लिख लो, बिकॉज Q dot P does not contribute any coordinate. अब ब्रैकेट में लिख लो H is equal to Q dot P minus L. समझ में आ गया होगा बात? ये वाली भी थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी से काम चलाओ अभी। अगला, नंबर एंड नेचर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम. नंबर एंड नेचर, number and nature of cyclic coordinate may be different in different coordinate system. ठीक है, अब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको. लैग्रेंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल, लैग्रेंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल, आप बता सकते हैं पार्टीशन में क्या होगा? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर. अगर इसी को सिलेंड्रिकल में लिखना हो तो हाफ एम रो डॉट स्क्वायर रो स्क्वायर पाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर. एंड इसी को अगर स्फेरिकल में लिखना हो तो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. ठीक है. अब अगर आप देखें तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स पहले लैग्रेंजियन में कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स? नहीं है पीएच के कितने हैं? एक्स वाई जेड एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, जेड भी नहीं. ये मैं इसके लिए पूछ रहा हूं. इसके लिए बताएं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? फाई जेड. और तीसरे वाले के लिए बताएं जरा. फाई. अब आप ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ें. नंबर, कितने नंबर है? पहले वाले में कितने कोऑर्डिनेट्स हैं साइक्लिक? 3, दूसरे में 2, तीसरे में 1. और नेचर देखो, पहले वाले में लीनियर कोऑर्डिनेट्स है, दूसरे वाले में एंगुलर लीनियर दोनों है, तीसरे वाले में केवल एंगुलर है. इसका मतलब नेचर और नंबर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब किसी एक प्रॉब्लम के लिए ही नंबर और नेचर मे बी डिफरेंट. नंबर एंड नेचर मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप फिर तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक है कि नहीं है, क्योंकि लैग्रेंजियन तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जा सकता है. गलत कह रहा हूँ? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, जैसे हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? सर पता कैसे चला आपको सर इसका भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट फाई जेड होगा, रिक्का फाई होगा? ये तो बच्चे बता रहे थे तो बता दिया मैंने भी. वैसे किसी बच्चे को कैसे पता चला जो बता रहा था? लास्ट में थीटा और फाई होगा. थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा में है तो थीटा. अरे डेल एल ओवर डेल एक्स कितना होगा? सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद बताओ. डेल एल ओवर डेल एक्स कितना होगा ये बताओ बस, बाकी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा चलेगा. 0. इस बारे लैग्रेंजियन के लिए 0 होगा. डेल एल ओवर डेल एक्स कितना होगा? 0 होगा ना? 0. इसका मतलब एक्स साइक्लिक है. डेल एल ओवर डेल वाई कितना होगा?
जीरो होगा ना, इसका मतलब बाई साइक्लिक है। डेल एल ओवर डेल जेड कितना होगा? जीरो, इसका मतलब जेड भी साइक्लिक है। इसमें बताओ डेल एल ओवर डेल रो जीरो या नहीं? ओके सर आगे। नहीं जीरो है ना, मतलब वो साइक्लिक नहीं है। डेल एल ओवर डेल फाई जीरो, इसका मतलब फाई साइक्लिक है। डेल एल ओवर डेल जेड जीरो, इसका मतलब जेड भी साइक्लिक है। इसमें डेल एल ओवर डेल आर जीरो नहीं है, इसलिए साइक्लिक नहीं है। डेल एल ओवर डेल थीटा जीरो नहीं है, इसलिए साइक्लिक नहीं है। डेल एल ओवर डेल फाई जीरो है, इसलिए साइक्लिक है। समझ में आई नहीं आई? सर स्लाइड आगे सर। इसका मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की संख्या और साइक्लिक कोऑर्डिनेट का नेचर है ना, मतलब संख्या और व्यवहार दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं अगर एक ही प्रॉब्लम के आप कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लो लैग्रांजियन। इतनी बात तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सिर्फ इतनी सी पूछ रहा हूँ। ये अभी कुछ बताऊंगा, ये सब बताऊंगा मैं आपको, केवल इतना बताएं आप मुझे। यस सर। आज एक्चुअल में क्या है ना कि आप थोड़े से एक बड़े एनालिटिकल मोड पे हैं हम लोग, और आप लोगों का प्रेजेंस इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप लोग थोड़ा सा चिंतनीय बनिए, क्योंकि इस वक्त हम लोग कंसेप्चुअली बात करेंगे, कैलकुलेटिव मैनर में बात नहीं करेंगे, एनालिटिकल बात करेंगे। तो हमें कांस्टेंट ऑफ मोशन निकालने, इसी के लिए कल की क्लास पूरी डेडिकेटेड रहेगी। कल की पूरी क्लास इसी काम के लिए डेडिकेटेड रहेगी कि कांस्टेंट ऑफ मोशन कौन कौन तरीकों से, किस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है? तो नोएथर थ्योरम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सर बैक स्लाइड शो करना। पहले बेटा इतना सुन तो लो मेरी बात, चलो ये लिख लो। नोएथर थ्योरम के जो रिजल्ट्स हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली, और वही मैं कल भी डिस्कस करूंगा। तो कल हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, बेटा एक मिनट रुक जा, मुझे बोल लेंगे। ट्रांसलेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, इसकी चर्चा हम लोग कल डिटेल में करेंगे। तो आज मैंने केवल आप लोगों को एक तरीके से कह सकते हो छेड़ दिया है इन सब चीजों को लेकर, ठीक है? इसके आगे की चीज हम लोग कल देखेंगे। अभी कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन थे जो कल आपको बताए नहीं थे मैंने, कल टाइम नहीं मिला था इसलिए बताया नहीं था। और एक क्वेश्चन के बारे में मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन मैंने टुमारो लिखा था जिसमें ना 18 नंबर इसी का 18 था नहीं, सर 44 नंबर क्वेश्चन, इसी का 44 ना, लेवल 2 का 40। 44 है। बिल्टू का ही था सर। 44 एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो रिजिड बॉडी डायनामिक्स का है। ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था, और ये भी बोला था कि इसको मैं आगे करवाऊंगा, लेकिन फिर भी अभी मैं बता देता हूँ इसको। एक मिनट रुकिए जरा। चंदन ठीक है, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। इस क्वेश्चन में ये था कि a rod of length mass m and length l is suspended from its one end and free to rotate about its one end। तो लिखा ये इस तरीके का था, मैंने पिक्चर बनाया था उस दिन। ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, मतलब इसका थीटा भी वेरी कर सकता है और फाई भी वेरी करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 2 है ना। तो मैं याद हो तो आप लोगों को लैग्रांजियन में काइनेटिक एनर्जी लिखा था उस दिन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखा था ना, कितना हाफ आई, आई कितना निकाला था 1/3 ml ml square sin स्क्वायर थीटा। ये आया था ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब फाई डॉट स्क्वायर, क्योंकि ऐसे ही तो घूमेगा ये, यही तो एंगल है फाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इस तरीके से जो घूम रहा है ये, इसका कितना होगा? ये तो मैंने यही वाला टर्म लिखा था, बस एक टर्म ये वाला गलत लिख दिया था। गलत क्या लिख दिया था? क्योंकि इसमें हमने फिजिकल पेंडुलम कंसीडर नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये रोटेशनल मोशन नहीं हो, थीटा वेरी करे अगर,
तो थीटा अगर वेरी करे, फाई अगर वेरी ना करे, तो ये कैसे गिरेगा? ऐसे तो गिर जाएगा सीधा। तो अगर आप देखो तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? L/2। L/2 पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी L/2। तो फिजिकल पेंडुलम में आपको याद हो, कंपाउंड पेंडुलम में भी अगर इस तरीके से मोशन हो रही हो, मतलब केवल ये रॉड इस तरीके से मोशन कर रही हो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेंगे, ना कि हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ आई कितना होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट वर्टिकल एक्सिस के, अगर ये एक्सिस हो तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 1/3 ml स्क्वायर, और ओमेगा मतलब थीटा डॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है? नहीं, मैं उधर सेंटर ऑफ मास का निकालना था, लेकिन इसका ये तो फिजिकल पेंडुलम बन जाएगा ना, जब ये सीधे सीधे अगर थीटा वेरी करे सिर्फ, तो यहाँ पर दो मोशन हो रही है ना। आप देखो, अगर ये एक मिनट केवल ऐसे ऐसे मोशन करे, तो इसकी इक्वेशन, इसकी काइनेटिक एनर्जी तब क्या लिखोगे? ये तो बता दो। अगर थीटा वेरी करे तो कितना होगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी हाफ आई इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन एंड के अबाउट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस है आपकी तरफ, तो आई होगा ml स्क्वायर अपॉन 12 3, और ओमेगा हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर। और अगर मान लीजिए ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, थीटा को फिक्स रखते हुए, तो फिर इसके अंदर t बराबर कितना होगा? हाफ आई, लेकिन अब की बार कौन सा होगा? इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी कौन सी? वर्टिकल वाली। तो आई वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मतलब ओमेगा फाई का स्क्वायर। ये मतलब ये हमने निकाला था, याद हो तो, कितना? 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ओमेगा फाई कितना निकाला था? फाई डॉट। ये दोनों हो रहे हैं काम, इसलिए इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज का सम कर दिया। तो यहाँ से ये 1/6 बाहर आ जाएगा, ml स्क्वायर बाहर आ जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg बाई माइनस mg h कितना हो जाएगा? L/2 cos थीटा। तो लैग्रांजियन क्या हो जाएगा? हाफ 1/6 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिजिड बॉडी डायनामिक्स में भी करवाऊंगा, इसीलिए मैंने उस दिन बहुत हल्के में ले लिया था और छोड़ दी थी बात। याद हो आप लोगों को, इसका अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के भी दिखाया था। तो आइलर इक्वेशन, इन एंगल्स को बोलते हैं यूलर एंगल्स, वो सब चीजें वहां रिजिड बॉडी डायनामिक्स में आएंगी, तब हम बता देंगे और डिटेल में। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है यहाँ तक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट? सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। और एक क्वेश्चन की स्लाइड मैंने आप लोगों को दिखाई थी, और शायद आपने ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि किसी ने मुझे बताया, ऑफिस से मुझे फोन आया किसी बच्चे का कि फोन गया था कि 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए, उसके लिए फोन करके पूछा था किसी बच्चे ने कि सर ने नहीं करवाया या नहीं हुआ, जबकि मैंने कल बोला था कि मेरे को टाइम नहीं मिला, उसके बावजूद भी। चलिए खैर कोई नहीं। एक क्वेश्चन और था स्मॉल ऑसिलेशन का, और मैं आप लोगों को पिछली स्लाइड ही दिखाता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट बेटा रुक जाए, हमें अपनी बात कह लेने दे पहले, उसके बाद आप अपनी बात कर लो। ये लेक्चर नंबर 33 है ना? इसमें सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। एक इस क्वेश्चन पे लिखा था टुमारो, और टुमारो वाले दिन मैंने आपको ये बोला था कि आज क्वेश्चन का टाइम मिल नहीं पाया, कि देखा नहीं इसको मैंने। कल बोला था नहीं वाली बात? यस सर, यही बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि कहीं गलती कर रहा हूँ इसलिए काट रहा हूँ, ये चीज गलत कर रहा था बस। कि L/2 थीटा डॉट तब होता केवल जब ये इस पे एक सिंगल पार्टिकल होता, मतलब ये सिंपल पेंडुलम होता तब। तो हाफ mv स्क्वायर लगाने की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाना था, बाकी सब सही था। और दूसरा रहा बात ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में मैंने बाद में अपने आप को करेक्ट कर दिया। यही पीडीएफ भेजी थी आपने, यही स्क्रीनशॉट लिया भी हो, मैंने वो डी है। ये नहीं समझ में आया था कि डी मोर एप्रोप्रिएट क्यों है। यस सर, ये हो गया, लास्ट में आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हो गया सब सर। बातें बता दी थी कि हाँ अगर ये इससे जरा सी भी नीचे होगी तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही होगी बाउंडेड ऑर्बिट के लिए। तो मुझे लगता है ये सब बातें तो हो चुकी थी। देखो मैं फिर भी कहता हूँ, मेरे को नहीं पता किसने फोन किया, किसने बताया, किसने नहीं किया, लेकिन आप लोग थोड़ा मुझ पर विश्वास तो करो। आप लोगों को बार बार मुझे ये प्रूफ देना पड़ता है कि मैं ये क्वेश्चन इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे करवाऊंगा, या मैंने आज जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आज करवाया है, अगर यही बात मैं 10 दिन पहले आपको एक्सप्लेन करता तो नहीं समझ में आती उतने अच्छे से। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझो,
बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को दिक्कत है बिल्कुल आप मेरे से भी शिकायत करें, उधर भी शिकायत करें, कहीं भी शिकायत करें, डजंट मैटर। लेकिन आप लोग अगर मुझसे रूबरू होगे, मुझे बताओगे, तो मैं आप लोग को कभी निराश नहीं करूंगा। सर एक कुछ पूछना था सर आपसे। ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाए, 1 मिनट बस। ये वाला तो हो गया था ना हमारा। 1 मिनट स्लाइड शो देख लें आप लोग पहले, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन, जिसको जो पूछना हो वो पूछ लेना। 1 मिनट रुक जाए आप लोग। चलिए स्लाइड पे ध्यान दें और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें फटाफट। ये पहली स्लाइड है। सर हाँ बेटा, सर जो आपने लेग्रांजियन के सर जैसे मतलब प्रॉब्लम्स कराए हैं सर उसमें कॉपी में 30-40, सर वो सफिशिएंट है ना सर? वैसे मतलब हमें और कुछ देखने की तो जरूरत नहीं है ना सर? मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है, क्योंकि वजह ना, इनसफिशिएंट के बारे में अगर कहूं तो हर चीज इनसफिशिएंट, मानते हो बात नहीं? ये सर क्योंकि कहीं भी आप चाहे कितना भी कर लो, लेग्रांजियन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, आप जितने चाहो उतनी प्रॉब्लम कर लो। लेकिन मैंने कहा ना, आपको अपने दायरे में रह के करना है, आपको तैयार भी तो करना है चीजें, केवल क्लासिकल तो पढ़नी नहीं है। अच्छा तभी पूछा था कि सर मतलब उतना वैसे सफिशिएंट हाँ है? इतना सफिशिएंट है, बस अच्छे से समझ लो, ठीक है सर। चीजें अच्छे से टैकल करना सीख लो, एक एक क्वेश्चन को अपने आप पूरे तरीके से समझ लो कि हाँ ये कैसे करवाया, क्यों करवाया, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, वो हर चीज पे देख लो चीजें। उसके बाद आप लोग ज्यादा इधर उधर मत भागो, उससे घाटा होगा। मान लो एक आध क्वेश्चन सही भी हो जाएगा ना इधर उधर भागने से, तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे जो इसी कॉपी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा अपनी पर्सनल राय है कि आप लोग इधर उधर ज्यादा ना हो। हाँ एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो क्लास में डिस्कस कर लो, कोई क्वेश्चन अगर रह रहा है और लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था, इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है। वरना मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं MIT के, आप लोग देखोगे MIT के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, PhD एंट्रेंस के, विदेशों में जो यूनिवर्सिटीज है उनके एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं, सब क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं। उन सबको अगर करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो आप ये मानते हो केवल असाइनमेंट के क्वेश्चन ही तो नहीं करवाए ना मैंने, असाइनमेंट से हटके भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। असाइनमेंट से बहुत सारे हटके भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से चीजों को कलेक्ट करके वो सब चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने आपको ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर कुछ आता भी है तो इनके बिहाफ पे हो सकता है हो जाए, और अगर नहीं हुआ आपसे ना तो वो बहुत कठिन होगा। 16 में स्लाइड दिखा दी। अगर वो तब भी नहीं हुआ तो बहुत कठिन क्वेश्चन होगा, और कठिन क्वेश्चन का ना होने से आपको इतना अफसोस नहीं होना है। अफसोस उसका होना है जिसका जो सरल क्वेश्चन था और आपसे नहीं हुआ। तो इसलिए आप अपने सिलेबस के लिए लेके जो मैंने करवाया उसको कंफाइंड होकर आप तैयार करें। क्वेश्चन इधर उधर रह जा रहा है, कोई एक दो अगर पूछने में दिक्कत हो जा रही है या आप लोगों को लग रहा है यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लो, उसकी क्लास के बाद हम लोग बात कर सकते हैं उस विषय पे, है ना। बाकी रहो इसी में कंफाइंड। अगर 10% का घाटा रहेगा कंफाइंड होने में, तो आप कंफाइंड अगर नहीं रहोगे तो 50% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा, सर साइक्लिक कोऑर्डिनेट में डेल ओवर यल डेल बाय डेल ऑफ एनी कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0 लेना है, नॉट इक्वल्स टू 0 लेना है। del L over del QI is equal to 0. If del L over del QI is equal to 0, then del L over del QI dot is equal to constant. सही है बेटा? सर एक बार नोट कर लीजिए। क्या लिख के समझाऊं कुछ? यस मैं बताता हूँ, ये करवाऊंगा कल क्वेश्चन, है ना। एक मिनट रुको बेटा, एक स्लाइड ऐड कर लूं, इसके बाद बताता हूं।